हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम उत्तर देखेंगे और लिखेंगे भी। परीक्षा अभ्यास इस टॉपिक का नाम है। यह अध्याय से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को दिया गया है। इन प्रश्नों का अभ्यास करके व याद रखकर छात्र अध्याय से संबंधित किस भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यह जो सवाल है बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 आपको विकल्प दिए रहते हैं और उसमें से एक विकल्प सही होता है, उसका चयन करना होता है। यह प्रश्न जो है, पहला प्रश्न 2019 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो असमतल या उत्तल। इसमें से आप बताइए। तो यह कंडीशन तभी होता है जब आप कितना भी दूर खड़े हो और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो यह केवल समतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो मैंने आपको कई बार सिखाया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है। जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य का परास कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही 3000 से लेकर के 4500 एंगस्ट्रॉम, 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5500 एंगस्ट्रॉम, 5000 से लेकर के 9000 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो परास होती है वह 4000 से लेकर के 8000 तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से पारभाषक माध्यम है। पारभाषक वो माध्यम होता है जहाँ पर आपको प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से आर पार दिखाई नहीं देती है, बल्कि आंशिक रूप से गमन करती है। उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो वायु क्या होते हैं? पारभासी होता है। कांच क्या होता है? ये भी पारभासी होता है। घिसा हुआ कांच क्या होता है? यही पारभाषक के रूप में काम करता है। और दीवार क्या होता है? अपारदर्शी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रकाशिक माध्यम पर, बी प्रकाश स्रोत पर, सी पृष्ठ की प्रकृति पर, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिख सकते हैं। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही है सी नंबर, पृष्ठ की प्रकृति पर। जितना पृष्ठ चिकना और समतल होगा उतना ही प्रकाश की मात्रा जो होगी प्रवर्तित होगी, है ना। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ये देखिए 2014 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, देखिए एक समतल दर्पण के सम्मुख यानी कि सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो भी 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना दूर कोई दर्पण के सामने वस्तु होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यह 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं लगभग, है ना। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और सारे प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको कम शब्दों में उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न है, प्रकाश को परिभाषित कीजिए। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रकाश को परिभाषित करना है तो पहले हेडिंग में लिखेंगे प्रकाश।
ये आपका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से लिख देंगे। अब प्रकाश के बारे में आपको जो भी जानकारी है उसे लिखना है ना। तो लिखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे ऐसे लिखेंगे, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बस इतना लिख देंगे। इसके बाद और आपको अधिक लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो और पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश का निर्वात में चाल, प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बस इससे ज़्यादा आप मत लिखिएगा, है ना। ठीक है, तो एक प्रकाश है तो प्रकाश को आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार से लिखना है मैंने आपको बताया। तो आप एग्जाम में यानी डायरेक्ट आप परीक्षा में ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रकाश स्रोतों में से दीप्त व अदीप्त प्रकाश स्रोतों को विभेदित कीजिए। सूर्य, तारे, चंद्रमा, दर्पण। ये जो आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तुएं हैं, इसमें आपको दीप्त व अदीप्त प्रकाश स्रोतों को अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो इसमें से हम लिखेंगे पहले, यह प्रश्न संख्या 2 है तो इसका उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे पहले दीप्त प्रकाश स्रोत, और यहाँ पर लिख देंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें से देख रहे हैं कि सूर्य और तारे जो होते हैं यह दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सूर्य और तारे। अदीप्त में लिख देंगे चंद्रमा और दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक माध्यमों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, हेडिंग में डाल देंगे प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, पहले हम लिखेंगे प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। तो पहले लिखते हैं कि जिन माध्यमों में से प्रकाश गुजरती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं।
ठीक है, यानी कि ये वैसे माध्यम होते हैं जिनमें से प्रकाश गुजर जाता है, तो उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब करें कि प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो लिखेंगे प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे भैया आप कौन कौन से माध्यम हैं जिन्हें हम विभाजित करते हैं। तो पहला है पारभासी, पारभासी। दूसरा है पारदर्शी, और तीसरा है अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार चली जाती है। पारभासी में कुछ आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें जाती है, और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती है। अपारदर्शी का उदाहरण हो सकता है जैसे कि दीवार, ईंट, पत्थर। ठीक है, पारभासी में जैसे कि घिसा हुआ कागज हो सकता है, घिसा हुआ कांच हो सकता है ना। पारदर्शी में आपको जो आपका ग्लास होता है यानी कि जो शीशा होता है उससे आर पार आसानी से चली जाती है प्रकाश की किरणें, तो पारदर्शी माध्यम में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित माध्यमों में से पारदर्शक, पारभासक व अपारदर्शक माध्यमों को विभेदित कीजिए। वायु, कांच, घिसा हुआ कांच, दीवारें, दूषित जल। ठीक है, तो इसमें से आपको पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक माध्यमों को अलग अलग छांटना है। वायु क्या है, तो आपको पता है कि वायु में जो है प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती है, तो ये हो जाएगा पारदर्शक माध्यम, तो वायु आएगा पारदर्शक माध्यम में। ठीक है, कांच, तो कांच में भी आर पार प्रकाश की किरणें चली जाती है, इसलिए कांच भी होगा पारदर्शक माध्यम। ठीक है, घिसा हुआ कांच, तो घिसा हुआ कांच में आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें आर पार जाती है, तो ये हो जाएगा पारभासक माध्यम, तो इसमें आ जाएगा घिसा हुआ कांच। दीवारें, तो दीवारें भैया दीवारें से तो आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जाएगी, इसलिए अपारदर्शक होगा। ठीक है, और दूषित जल जो होगा, दूषित जल मतलब कि ऐसे समझ लिए कि नाला हो गया या गड्ढा हो गया, गड्ढा समझते हैं ना आप, गड्ढा हो गया आसपास के जहाँ पर नालियों का पानी जाता है, तो भी क्या होगा, एक दूषित जल है, तो वहाँ आर पार तो नहीं जाएगा, लेकिन वह आंशिक रूप से वहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी, तो पारभासक में हम इसे लिख सकते हैं, पारभासक, है ना। तो यहाँ पर पारभासक में हो जाएगा आपका दूषित जल, दूषित जल। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपतन कोण व परावर्तन कोण को परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 हम लिख देंगे यहाँ पे, और आपतन कोण को हेडिंग में डालकर इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे एंगल आई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमको लिखना है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण को हम हेडिंग में डाल देते हैं। लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच
बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आगे लिखेंगे इसे एंगल आर से दर्शाते हैं। बस ये आपको इतना लिख देना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है। बस इसका उत्तर ऐसे ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, परावर्तन के प्रथम व द्वितीय नियम को लिखिए अथवा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। परावर्तन के प्रथम व द्वितीय नियम क्या होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हम लिखते हैं प्रथम नियम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम यह है कि आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये था प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम लिख लेते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए लिख देंगे आपतन कोण को हम एंगल आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था तो ये सब सारी बातें आपको बताया था कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका कुछ गुण होता है, तो गुण के बारे में मैंने आपको लिखवाया था। तो देखिए सवाल पूछ लिया गया है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। अतः प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ से पहला लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई सदैव वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। चाहे ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई सदैव
वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, ये दूसरा लिख देंगे। तीसरा क्या लिखेंगे भैया, जरा सोचिए। तीसरा लिखेंगे कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया हो, ठीक उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चौथा हम लिख देंगे गुण। किसी वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई की आधा चाहे आधी समतल दर्पण की जरूरत होती है। समतल दर्पण की जरूरत होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमणीय होता है। तो इस प्रकार से आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गुण लिख सकते हैं। ठीक है, ये दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलता है। ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। पार्श्व उत्क्रमणीय मतलब होता है आपका राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देता है और आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपका दायां जो हाथ है वो समतल दर्पण में बायां दिखाई देता है और जो आपका बायां हाथ है वो समतल दर्पण में दायां दिखाई देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमणीय। ठीक है, अगला प्रश्न है दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के दो उपयोग बताइए। ठीक है, इसका यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तर है विसरित परावर्तन के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। यानी कि जो हमारे खिड़की में खुरदुरा कांच लगा होता है, जब उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से वो हमें आँखों पर डायरेक्ट नहीं आता है, जिससे हमारे आँखें जो है चकाचौंध नहीं होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, अखबार खुरदरे व सस्ते कागज़ पर छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके। ठीक है, अब देखिए जो अखबार होते हैं वो खुरदुरे व सस्ते कागज़ पर छापे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़े तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाए और फैलने की वजह से जो उसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं, लिखे होते हैं, उन्हें हम आसानी से पढ़ लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये विसरित परावर्तन के दो ही उपयोग हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। पहला प्रश्न है प्रकाश के गुणों को लिखिए। तो चलिए हम प्रकाश के गुणों को लिखते हैं। पहला लिखेंगे प्रकाश के गुण निम्नलिखित है कि प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, चाहे होती है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है आपको याद आराम से हो जाएंगे, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। ओके, पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और पांचवा पॉइंट लिख देंगे, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये आप जो है प्रकाश के गुण लिख सकते हैं। 5 काफ़ी होता है, यानी 5 लिख दिए तो बहुत ही बढ़िया है। और ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवीजन करके दिखा देता हूँ कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये पॉइंट जो है आप प्रकाश के गुण लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, बाकी जो है सवाल जो है, सवालों के जवाब आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से चैप्टर को जब रिवीजन करेंगे तो सारे सवालों को जवाब लिख लेंगे। ठीक है, बाकी जो आंकिक प्रश्न है ये आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तब चलिए पहले हम आंकिक प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहे कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो यह आपतन कोण होगा, जिसे हम एंगल आई बोलेंगे। तो एंगल आई कितना है भैया, 60 डिग्री हो गया। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो जब आपतन कोण जो है 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही बनाएगी। समझ में आया, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया है कि मान लीजिए कि यह एक हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ मान लेते हैं। यहाँ से जो आपतित किरण है वह ये अभिलंब के साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी। तो आपको पता है कि द्वितीय नियम कहता है कि हमेशा आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, और आपतन कोण हमेशा
परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए एंगल आई आर के बराबर होगा, तब परावर्तन कोण भी 60 डिग्री के बराबर होगा। अतः समतल पृष्ठ पर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ में आया। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। करें कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, है ना। उसके बाद परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण क्या होगा। 3 कोण आपको निकालना है। फिगर बनाते हैं। तो फिगर देखिए इसमें बनाया गया है। यह मान लेते हैं समतल पृष्ठ है ना। और जो आपतित किरण है इस समतल पृष्ठ के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको पता है कि यह एक अभिलंब है। जो अभिलंब जो होता है यह समतल पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर यह जो है 40 डिग्री है तो यहाँ पर ये 50 डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि आपतन कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय नियम के अनुसार यह हमारा परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण 50 डिग्री होगा और परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। अब कह रहे हैं कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए यह परावर्तित किरण है और यह समतल पृष्ठ है, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा। समझ में आया। तो ये सब आप आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी का मान क्या होगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, यह समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति ये है जो 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ओके, 3 मीटर के दूरी पर बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो कह रहे कि यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच में कितना दूरी है। तो देखिए व्यक्ति के बीच में और दर्पण के बीच में 3 मीटर और इस प्रतिबिंब के बीच में और दर्पण के बीच में 3 मीटर। तो इस व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, 6 मीटर होगा। कितना होगा, 6 मीटर होगा। बस यही आपको बात यहाँ पर समझाया गया है। कह रहे कि दिया है समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी 3 मीटर है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। अतः समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 3 मीटर ही होगी। अतः व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी जो होगा, समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी कितना है प्लस समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, दोनों जोड़ देंगे तो 6 मीटर होगी। ठीक है, तो ये था सवालों के जवाब। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न है जो लिखा है स्वयं को जांचें। तो थोड़ा हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, है ना। इसमें स्वयं को जांचने के लिए बात की गई है। कह रहे कि दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, आपको बताना है इसमें दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से हैं। कांच है, चंद्रमा है, विद्युत बल्ब है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, सवालों का जवाब है इसमें बी। करें कि अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। अभिसारी जो प्रकाश पुंज होते हैं उसका आरेख कौन सा है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज वे पुंज होती है जहाँ पर कोई आ करके प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आकर ये तीनों मिल रही है, तो ये होगी अभिसारी प्रकाश पुंज, ये होगा अपसारी प्रकाश पुंज और ये होगा समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, परावर्तन का द्वितीय नियम है। परावर्तन का द्वितीय नियम है एंगल आई इक्वल टू आर कि एंगल आई नॉट इक्वल टू आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। बताइए इसमें से कौन सा है ना। अब ये सवाल आपको बता दिया गया है, कई बार बताया गया है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई होगी। ठीक है, क्या देख कर रहे हैं, देखिए समतल दर्पण के सम्मुख
6.5 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी कि ये वस्तु की लंबाई दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको समतल दर्पण के सामने रखा गया है। तो कह रहे प्रतिबिंब कितनी लंबाई का बनेगी, कितनी लंबी बनेगी। तो भैया लंबाई जो होगा वस्तु की वही होगी प्रतिबिंब की, तो 6.5 ही होगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 20 मीटर की ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान क्या होगा। मनुष्य जो है 20 मीटर की ऊंचाई का है, ठीक है। इसकी पूरी प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी। तो मनुष्य की ऊंचाई की आधी होगी, 10 मीटर होगी। कितनी होगी, 10 मीटर होगी। आई होप आपको ये सारी सवालों का जवाब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए वैल्यूएबल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आपको सिर्फ साइंस के ही बुक पढ़ाई जाती है। अभी उस चैनल पर, यानी चैनल का नाम है साइंस के सितारे, बहुत ही अच्छा नाम है। इस चैनल पर आपको केवल साइंस के ही बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग कक्षा 10वीं के हम लोग भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो भौतिकी में अभी हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई संदेह या कोई भी त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप कहाँ से हैं, आप किस क्लास में हैं, ये भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।